सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपके सामने हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में चलने वाली पुस्तक साहित्य सागर के गद्य भाग का पाठ संदेह लेकर उपस्थित हुआ। संदेह कहानी के रचनाकार महान छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद का प्रादुर्भाव हिंदी साहित्य में छायावाद एवं खरी बोली के प्रणेता के रूप में लिया जाता है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ही वह रचनाकार थे जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी में खरी बोली का प्रचलन चलाया। यानी यूँ कहें कि भाषा को शुद्ध करते हुए उन्होंने एक भाषा का नया रूप दिया। आप सोचते होंगे कि छायावाद क्या होता है। काव्य की वह विधा जिसमें काव्य के उद्देश्य को रचनाकार अप्रत्यक्ष रूप से आपके सामने प्रस्तुत करता हो, अर्थात आपके अवगुणों की चर्चा दूसरों से करता हो, दूसरों को संबंधित करके, दूसरों को संबोधित करके बताता हो। यह इस विधा को हम छायावाद कहते हैं। अगर हम उनकी जीवनी के बारे में जानें तो वे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार थे, क्योंकि उन्होंने कविताएं, नाटक, उपन्यास और कहानी संग्रह सबों में समान रूप से महारत हासिल किया। उनकी लोकप्रियता देश में तो थी ही, विदेशों में भी थी। हालांकि यह हमारा दुर्भाग्य था, या यूं कहें कि उस समय जिस समय देश आजाद हुआ था, उस समय राष्ट्र कवि के नाम पर मैथिली शरण घोष, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद सबों के नाम पर सहमति बनी थी। लेकिन हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हुए, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की छायावादी शैली आम जनताओं, आम लोगों के समझ से परे थी, क्योंकि उस समय हमारे देश में अशिक्षा का बोलबाला था। हम जीवनी पर आए तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 ईस्वी में बनारस के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। चूंकि उनका सुंघनी, तंबाकू और सुरती का व्यापार था, जिस कारण उन्हें लोग सुंघनी साहू के नाम से भी जानते थे। आज जिस तरह हर तरह के नशे का प्रयोग था, उसी समय उस समय तंबाकू के चूर्ण को महीन करके उसे नाक में सूंघा जाता था और उससे एक प्रकार की नशा होती थी, इसीलिए उसे सूंघनी कहा जाता था। लोग उसे नाक में सूंघते थे, छींकते थे और उनका मन हल्का हो जाता था। कहा जाता है कि 12 वर्ष की आयु में ही उन्हें पितृवियोग सहना पड़ा। यानी उनके पिता का देहांत जब वो 12 वर्ष के थे उसी समय हो गया था। और दूसरा झटका तब लगा जब वे 17 वर्ष के हुए, क्योंकि उस समय उनके बड़े भाई जो उनके गुरु भी थे, जिनके द्वारा उन्हें विरासत में हिंदी साहित्य में काव्य रचना का संस्कार मिला, उनका भी देहांत हो गया। बड़े भाई का नाम शंभुरत्न था और इस विपत्ति ने उन्हें हिलाकर रख दिया।
क्योंकि संपूर्ण परिवार का बोझ उन्हीं पर आ गया। कहा जाता है कि परिवार में जब अभाव आती है, जब भूखमरी होती है, लोग खाने को ललायित होने लगते हैं, हर इच्छाओं का दमन करना पड़ता है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए एड़ी चोटी का संघर्ष करना पड़ता, और फिर भी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो उस घर में कलह का जन्म होता है। और कलह, संघर्ष, झगड़ा, यह सब मनुष्य को तोड़कर रख देता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि पारिवारिक विषमताओं के कारण वे 8वीं कक्षा तक ही स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके। आगे चलकर उन्होंने अपना मन स्वाध्याय में लगाया। स्वाध्याय जिसे कि सेल्फ स्टडी कहते हैं। मनुष्य जितना किताब से नहीं सीख पाता, मनुष्य जितना शिक्षकों के द्वारा किताब पढ़कर नहीं सीख पाता, उतना वह सेल्फ स्टडी यानी स्वाध्याय से सीखता है। क्योंकि सेल्फ स्टडी यानी स्वाध्याय का अर्थ होता है अपने से अध्ययन करना, और जब हम अपने से अध्ययन करते हैं तो उसमें एक एक लाइन को, एक एक पंक्ति को विश्लेषित करते हुए उसका अर्थ, मानव जीवन के लिए उपयोगिता, यह सब समझने में हमें आसानी होती है। इसलिए बच्चों, मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो अपने आप को सेल्फ स्टडी पर फोकस करो, किसी दूसरों पर निर्भर मत रहो। अपनी समस्याओं का शिक्षकों का सामने निदान करवाने का प्रयास करो। विनीत पूर्वक अपने शिक्षकों के आगे अपनी समस्याओं को रखो और उनसे आग्रह करो कि वो उस पाठ में आने वाली समस्याओं का निदान करें। अगर आप सेल्फ स्टडी के द्वारा, अपने स्वाध्याय के द्वारा अपना गुण विकसित करते हैं, स्वाध्याय के द्वारा अगर उठने वाली समस्याओं का समाधान आप शिक्षकों के द्वारा करवाते हैं, तो निश्चय ही आप शिक्षा जगत में तो चरमोत्कर्ष पर पहुंचेंगे ही, अपने मनवांछित लक्ष्य की प्राप्ति भी कर पाएंगे। हालांकि आज के युग में, आज का जो तकनीकी युग है, इसमें बच्चे स्वाध्याय पर, सेल्फ स्टडी पर ध्यान नहीं दे पाते। उन्हें हमेशा लगता है कि जब शिक्षक हमें बताएंगे, शिक्षक हमें पढ़ने कहेंगे, तभी हम पढ़ेंगे। यानी आपके अंदर पढ़ने की जागृति नहीं होती, इसीलिए आप शिक्षकों के आश्रय रहते हैं। लेकिन जिस दिन यह जागृति आ जाएगी, जिस दिन आपके अंदर एक जुनून पैदा हो जाएगा लक्ष्य प्राप्ति का, जिस दिन आपके अंदर अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक जुनून और भरोसा पैदा हो जाएगा, उस दिन आप कहीं भी, किसी भी स्तर पर, कहीं भी रहकर आप पढ़ लेंगे। स्वाध्याय का अपने जीवन में बहुत महत्व है, जिस पर जयशंकर प्रसाद ने जोर दिया है। आज ही मैं पेपर देख रहा था, पेपर में स्पष्ट लिखा था कि कल जो मैट्रिक का रिजल्ट आया है बिहार बोर्ड का, उसमें जहां सभी सुविधाओं से युक्त, जहां सभी संसाधनों से युक्त, जहां शिक्षाओं का एक माहौल बना हुआ शहरी क्षेत्र है, वह पीछे रह गया और बिहार के टॉप 10 में ऐसे बच्चों का नाम शामिल किया गया जो ग्रामीण क्षेत्र से थे, जिनमें सिर्फ अभाव ही अभाव था। आपको जानकर बहुत ही खुशी भी होगी और आश्चर्य भी। आज ही पेपर में निकला है कि बिहार में प्रथम अंक पाने वाला एक सब्जी विक्रेता का बेटा है, जिसके पिता
घूम घूम कर सब्जी बेचते थे और उस टॉप 10 में बड़े बड़े शहरों, यहाँ तक कि पटना का भी एक बच्चा शामिल नहीं हो सका। इसका कारण यह है कि हमें पढ़ाई के लिए लगन और मेहनत की आवश्यकता होती है। रहीम ने भी कहा है कि जिस तरह बिना पंखा हाथ से चलाए हवा नहीं मिलती, उसी तरह बिना विद्या के, बिना मेहनत के विद्या नहीं मिलती। विद्या यह शब्द जब हम बोलते हैं, यह शिक्षा से बहुत ऊपर होता, क्योंकि इसमें विशेष ज्ञान जो माँ सरस्वती के द्वारा दी जाती है उसकी प्राप्ति होती है, और उसके लिए हमें तपस्या की आवश्यकता होती है। जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा के प्रति समर्पित नहीं हो जाएंगे, जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने अंदर एक पैशन, एक जुनून उत्पन्न नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर लगन, काम करने की मेहनत, काम करने के प्रति समर्पण यानी पढ़ाई के प्रति समर्पण जब तक नहीं होगा, तब तक मां सरस्वती हमें विद्यादान के रूप में नहीं देगी। यही चीज जयशंकर प्रसाद ने हमें अपने कर्म से सिखाया है। अभी मैंने बताया था कि पारिवारिक विषमताओं के कारण ये 8वीं कक्षा तक ही स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके, लेकिन आगे चलकर इन्होंने सेल्फ स्टडी से, स्वाध्याय से घर पर ही हिंदी, संस्कृत, पाली, उर्दू, प्राकृत और अंग्रेजी भाषा तथा उनके साहित्य में स्वयं ज्ञान अर्जित कर लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि जो स्कूल में नहीं पढ़े वह ज्ञानी हो जाएगा? नहीं, लोग कहते हैं ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है अगर आप में लक्ष्य की प्राप्ति का जुनून पैदा हो, अगर आपके अंदर कड़ी स्पर्धा से मुकाबला करने की क्षमता हो, निराशा कभी आपके आगे पीछे भी ना फटकती हो, हमेशा आशावाद की गोद में आप बैठे हो और हमेशा कठिन परिश्रम के लिए समर्पित हो। दुनिया का कोई वह लक्ष्य नहीं जिसे आप नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए इन्होंने इतनी भाषाओं पर सिर्फ ज्ञान प्राप्ति नहीं किया, बल्कि देश विदेश में इनका नाम एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी लेखकों के रूप में, रचनाकारों के रूप में, लेखक कहना गलत होगा क्योंकि इन्होंने सिर्फ लेख ही नहीं, कहानी ही नहीं, इन्होंने एक साथ कविताएं, एक साथ नाटक, उपन्यास और कहानी संग्रह का भी रचना की। और एक साधारण व्यक्ति के लिए यह बहुमुखी प्रतिभा होना अगर नामुमकिन नहीं तो असंभव जरूर है, और उस असंभव को संभव बनाया अर्थाभाव से जूझते हुए जयशंकर प्रसाद ने। कहा जाता है कि इन्होंने इन सबों के साथ दर्शन यानी फिलॉसफी और इतिहास यानी हिस्ट्री का भी गहन अध्ययन किया, लेकिन धर्म के प्रति ये कभी नास्तिक नहीं है। कहा जाता है शैववाद के समर्थक थे और शिव के महान भक्त थे। सुबह उठकर चाहे इन्हें खाना मिले या नहीं मिले, लेकिन कोसों दूर चलकर जब तक
शिव मंदिर में पूजा नहीं कर लेते, वहां जाकर रावण के द्वारा बनाए गए तांडव स्तोत्र का पाठ नहीं कर लेते, तब तक ये अन्न तो दूर जल भी ग्रहण नहीं करते थे। और रोज का 2 घंटा पैदल चलना भूखे पेट यह इनकी आदत बन गई थी। कुछ विद्वानों ने कहा है कि प्रसाद जी ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था, और वो भी वैसी कविता जो मन की भावनाओं को छू दे, जिसमें देशभक्ति से लेकर किस तरह हमारा भारत अतीत में सोने की चिड़िया कहलाता था, किस तरह हमारा भारत विश्व गुरु बना हुआ था, इन सबों की भावनाओं का अपनी कविताओं में ये समाहित कर लेते थे। इन्हीं के द्वारा लिखी गई चंद्रगुप्त नाटक में इन्होंने भारत की महिमा का बखान एक कविता के द्वारा विदेशी यानी सिकंदर के सेनापति की बेटी से करवाई है, और उस कविता का नाम था अरुण या मधुमय देश हमारा। इसके पीछे उनका तर्क यह था कि अगर कोई मनुष्य अपने गुण का स्वयं बखान करे, स्वयं दूसरों को बताए, तो शायद उसका प्रभाव कम होता, लेकिन अगर उसके गुणों की चर्चा उसके दुश्मन भी करना शुरू कर देंगे तो शायद वह सबों के लिए ग्राह्य होता, और सबों के बीच यह माना जाने लगता है यह समूह सही में गुणवान व्यक्ति है। इसीलिए इन्होंने चंद्रगुप्त नाटक में उस सिकंदर के सेनापति की बेटी से यह कविता उसके मुख से गीत के रूप में गवाया। ये कवि होने के और इसीलिए इनकी गणना हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों में की जाती है। ये कवि होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक भी थे। जैसा कि मैंने बताया कि इनका काव्य ग्रंथ प्रेम पथिक, आंसू, झरना, लहर, कामायनी आदि है। नाटक अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी है। जिस इन सभी नाटकों में इन्होंने भारत की महिमा का बखान किया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि भारतीय में 2 गुण हमेशा मौजूद रहते हैं कि अभाव में जीते हुए भी इनके मन में अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमेशा रहता है। साथ ही दूसरा गुण यह होता कि वे इनके हृदय में कभी भी शत्रुओं के आगे हथियार डालने की कामना नहीं होती। उसी तरह उपन्यास में इन्होंने कंकाल, तितली उपन्यास लिखी। इरावती भी लिखना शुरू किया था, लेकिन वह अधूरा ही रह गया। और कहानी संग्रह में आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, छाया और आकाशदीप ये इनकी कहानियां थी। कहा जाता है कि यह कहानी जो संदेह हम पढ़ने जा रहे हैं, इस कहानी में यह कहानी इनके कहानी संग्रह इंद्रजाल से ली गई है, जिसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाली शंका उस मनुष्य को बर्बाद कर देती है।
किस तरह संदेह होने पर वह संदेह उस व्यक्ति के उन्नति में बाधक हो जाता है। प्रसाद जी की भाषा और शैली के हमें स्पष्टतः दो रूप मिलते हैं। उनके काव्य, नाटकों, कुछ कहानियों तथा निबंधों की भाषा शैली संस्कृत गर्भित होती है, क्योंकि इनकी भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक होता है। साथ साथ मुहावरे और लोकोक्तियों का भी यह क्लिष्ट प्रयोग करते हैं। केवल उनके सामाजिक उपन्यासों तक कुछ सामाजिक कहानियों में भाषा का रूप व्यावहारिक सरल व सुबोध रहा है। काव्य की भाषा सर्वत्र संस्कृत गर्भित होती है, यानी संस्कृत के तत्सम शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। अतः इनकी शैली विचारात्मक एवं प्रवाहमयी होती है। हमें लगता है कि शायद आप लोगों ने लेखक के बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा। अब आगे हम कल इसके सारांश और उद्देश्य के बारे में चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।